हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑनलाइन मेडिकल लेक्चर्स। आज हम डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन पैंक्रियास के बारे में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है इंसुलिन। आपने नाम सुना ही होगा इंसुलिन, जिसकी कमी की वजह से या उसके कम काम करने की वजह से एक बीमारी होती है डायबिटीज मेलाइटस, जो आम भाषा में कहते हैं शुगर की बीमारी, डायबिटीज मेलाइटस, जो कि एक पूरे विश्व में, ना कि भारत में, पूरे विश्व में एक बहुत कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। तो वो कैसे होता है, डायबिटीज़ कैसा होता है, और उसमें जो मेन डिफेक्ट है इंसुलिन का कम काम करना या इंसुलिन का पैदावार कम होना, ये कैसे होता है हम डिस्कस करेंगे। पहले आज देखते हैं ये एंडोक्राइन पैंक्रियास से इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये कैसे सीक्रेट होता है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो आप लोग जैसे जानते हैं, एब्डोमेन में यानी कि पेट में एक ऑर्गन होता है, उसे पैंक्रियास कहते हैं। तो पैंक्रियास में दोनों प्रकार के सेल्स होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या जीआई सिस्टम के फिजियोलॉजी या एनाटॉमी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक एसिनार सेल्स होते हैं। तो ये जो एसिनार सेल्स है पैंक्रियाटिक डक्ट में ओपन हो जाते हैं। एसिनार सेल्स पैंक्रियाटिक डक्ट में ओपन होते हैं। तो ये जो बेसिकली ये जो है पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं, और अल्टीमेटली ये पैंक्रियाटिक जूस जो है डिओडिनम में एंटर हो जाता है पैंक्रियाटिक डक्ट से। तो ये जो पैंक्रियाटिक सीक्रेशंस होते हैं उसमें बहुत से एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। तो ये एक्सोक्राइन पार्ट हो गया, ठीक है, जिसका कोई डक्ट है उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। उसके अलावा पैंक्रियास में एंडोक्राइन ग्लैंड जो डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड से पिट्यूटरी है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, उसी तरह पैंक्रियास में एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं। ये जो एंडोक्राइन सेल्स हैं, तकरीबन 1 से 2 मिलियन ऐसे प्रकार के एंडोक्राइन सेल्स हैं। ये एंडोक्राइन सेल्स को कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स यानी आइलैंड, जजीरा, उसके नाम पर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसकी खोज की थी, तो उनके नाम पर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 1869 में इसका नाम रखा गया। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये पैंक्रियास में तकरीबन 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। सो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, सो 10 से 20 लाख ऐसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ह्यूमन पैंक्रियास में पाए जाते हैं। तो अभी मैं ये एक्सोक्राइन पार्ट को रब कर रहा हूँ। तो मेनली जो है इसमें तकरीबन 10 से 20 लाख यानी कि 1 to 2 मिलियन, 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं। और तकरीबन ज़्यादातर जो है ये टेल पोर्शन पे रहते हैं, जो लास्ट का पोर्शन होता है। तो अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, अंदर कौन से सेल्स हैं। अगर हम एक आइलेट को लें, एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को लें और उसको अगर हम एनलार्ज करके अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो वो कैसे नजर आएगा और उसमें कौन से विभिन्न प्रकार के सेल्स मौजूद होते हैं, उसके बारे में अभी हम कोशिश करते हैं मालूम करने के। तो एक आइलेट्स के अंदर तकरीबन 2000 से 2500 सेल्स कुछ होते हैं। तो उसमें से जो है ज़्यादातर सेल्स जो है सेंटर में सिचुएटेड होते हैं। तकरीबन 70% यानी कि 70% सेल्स जो है सेंटर में पाए जाते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के। तो ये जो 70% या 70% जो सेल्स जो सेंटर में पाए जाते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, अभी हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एक आइलेट को एनलार्ज करके देख रहे हैं। ऐसे 10 लाख या 20 लाख, 10 से 20 लाख आइलेट्स होते हैं पैंक्रियास में। तो एक आइलेट के अंदर ये जो सेल्स है सेंटर में, इस सेल को कहते हैं बीटा सेल, और सिर्फ बी सेल्स कहते हैं, ठीक है, बी सेल्स। ये तकरीबन देखिए 70% ऑफ मास यानी दूसरे सेल्स के मुकाबले 70% होते हैं, 70%, ठीक है। तो ये जो बीटा सेल्स हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट करता है, वो है इंसुलिन। सो बीटा सेल्स से जो सीक्रेट होता है वो हार्मोन है इंसुलिन।
तो इसी की कमी की वजह से या इसी के ठीक तरीके से काम नहीं करने की वजह से डायबिटीज मेलाइटस होता है, उसके बारे में हम आगे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल इंसुलिन के बारे में आप कॉन्सेंट्रेट करिए। तो ना के इंसुलिन, यही बीटा सेल से और एक हार्मोन या केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है अमाइलिन, उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बीटा सेल्स में इंसुलिन अमाइलिन के साथ और भी रिलीज होता है, उसे कहते हैं सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड और इंसुलिन तकरीबन समान मात्रा में रिलीज होता है, यानी कि जितने मॉलिक्यूल इंसुलिन के रिलीज होते हैं उतने सी पेप्टाइड के भी होते हैं, ठीक है। तो बीटा सेल से रिलीज होते हैं इंसुलिन, अमाइलिन, सी पेप्टाइड, और एक होता है प्री प्रो इंसुलिन या प्रो इंसुलिन भी बाज वक्त हो जाता है, उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। फिर पेरिफेरी में यानी कि आतराफ में बीटा सेल के अराउंड 20% यानी कि 20% सेल्स होते हैं। सो ये जो पेरिफेरी में यानी कि आतराफ में 20% जो सेल्स पाए जाते हैं, इसे हम अल्फा सेल्स कहते हैं या ए सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये तकरीबन जो है अप्रॉक्सीमेटली 20% सेल्स होते हैं। तो ये जो अल्फा सेल्स हैं जो आतराफ में पाए जाते हैं, ये अल्फा सेल्स से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट होता है, उसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है खून में ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ाता है और इंसुलिन कम करता है। फंक्शंस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी टाइमिंग सेल्स पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ठीक है। उसके अलावा इन बिटवीन यानी कि थोड़े सेल्स पेरिफेरी में, थोड़े सेल्स सेंटर में पाए जाते हैं, एक तकरीबन 10% के इस तीसरे प्रकार के सेल्स को कहते हैं डेल्टा सेल्स या डी सेल्स भी कहते हैं। तो ये तकरीबन जो है 10% से भी कम होते हैं। ये जो डेल्टा सेल्स या डी सेल्स है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट करते हैं, इसको सोमैटोस्टेटिन कहते हैं। सोमैटोस्टेटिन, ओके। सो सोमैटोस्टेटिन जो है इनहिबिटरी हार्मोन है जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन को इनहिबिट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो चौथा किस्म का जो सेल्स हैं, चौथे किस्म के जो सेल्स हैं वो भी स्कैटर्ड सेल्स होते हैं, थोड़े पेरिफेरी में, थोड़े सेंटर में स्कैटर्ड सेल्स होते हैं, वो 5% से भी कम होते हैं। तो इसको कहते हैं पीपी सेल्स या एफ सेल्स। तो ये जो सीक्रेट करता है एक हार्मोन को पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को ये सीक्रेट करता है, ठीक है। तो आप जैसे देखिएगा तो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस तकरीबन 10 लाख से 20 लाख यानी 1 से 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस पैंक्रियास में होते हैं। एक आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस में बीटा सेल्स होते हैं सेंटर मास, जो बीटा सेल जो है तकरीबन 70% जो इंसुलिन सीक्रेट करता है। तो तकरीबन 4 किस्म के ये जो सेल्स हैं, एक होता है बीटा सेल, एक होता है अल्फा सेल, एक होता है डेल्टा सेल, एक होता है पीपी और एफ सेल। 4 किस्म के सेल्स होते हैं, 4 किस्म के इसमें हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी एक रीसेंट डिस्कवरी हुई है, चौथे के बजाय और एक किस्म के सेल्स भी सीक्रेट होते हैं जिसको एप्सिलॉन सेल्स भी कहा जाता है। ये नई डिस्कवरी है, पहले की किताबों में आप पाएंगे जस्ट 4 किस्म के सेल्स बताए गए हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस के, लेकिन अभी जो है एप्सिलॉन सेल्स भी है जो 5वां किस्म है। और ये एप्सिलॉन सेल्स सीक्रेट करता है एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन जिसे कहते हैं ग्रेहलिन। ये तकरीबन 1% से भी कम पाए जाते हैं, ओके। सो जो MBBS के बाद MD का जो या MS के दाखिले के लिए जो नीट एग्ज़ाम होता है, जो PG एंट्रेंस कहते हैं, उसमें ये सवाल पूछ सकते हैं एप्सिलॉन सेल्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस से, और कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ग्रेलिन। तो ये ग्रेलिन का मेन फंक्शन जो है भूख किससे ताल्लुक़ है, या तो भूख इंड्यूस करता है, उसके बारे में हम फंक्शंस के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। अभी याद रखिए 5 प्रकार के सेल्स हैं, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर होने के बाद अब हम जो है इंसुलिन के बारे में अब डिस्कशन करेंगे। अभी हमारा जो भी है मेन टॉपिक, अब इंसुलिन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो कैसा केमिकल है, इसमें क्या क्या
प्रोटीन्स होते हैं या अमाइनो एसिड्स होते हैं और कैसे ये सीक्रेट होता है इस बीटा सेल से। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, सो यहाँ से जो भी हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन हो, ग्लूकागॉन हो, सोमैटोस्टेटिन हो, ये डक्टस ग्लैंड से डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में रिलीज हो जाते हैं। तो अब ये सेल से, बीटा सेल से ब्लड में कैसे रिलीज होता है, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अब तक का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं इंसुलिन के ऊपर पूरा डिटेल मालूमात करने। तो इंसुलिन जो है केमिकली एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। तो केमिकली जो है हार्मोन्स या जो है विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड के। तो ये जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसमें 51 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, 51 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। और ये दो चेन्स होते हैं इसमें, ए चेन और बी चेन। ए चेन में जो है 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ओके, सो इंसुलिन में टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ए चेन में 21 और बी चेन में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। लेकिन ये जब इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो ये इंसुलिन के फॉर्म में नहीं होता है। ये जो है एक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, अभी मैं स्ट्रक्चर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, आप इस पे ध्यान दें। तो ये एक स्ट्रक्चर, इस तरह का एक स्ट्रक्चर से इंसुलिन डिराइव्ड होता है। तो ये जो पहला मॉलिक्यूल है इसे कहते हैं प्री प्रो इंसुलिन। प्री प्रो इंसुलिन, जो ये पहला मॉलिक्यूल जो है प्री प्रो इंसुलिन। ठीक है, उसके बाद प्री प्रो इंसुलिन से फिर एक स्ट्रक्चर डिराइव होता है, उसे कहते हैं प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन। फिर उसके बाद जो फाइनली जो ए और बी चेन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से लगा हुआ होता है, इसमें प्रो इंसुलिन में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से लगा हुआ होता है, तो उसको जो है इंसुलिन कहते हैं। यानी कि इंसुलिन का प्रोडक्शन के दौरान प्री प्रो इंसुलिन बनता है पहले, उसके बाद प्रो इंसुलिन, फिर फाइनली जो है इंसुलिन मॉलिक्यूल पैदा होता है। तो अभी थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, ये प्री प्रो इंसुलिन में कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो सेगमेंट है इसे इनिशियल सेगमेंट कहा जाता है। प्री प्रो इंसुलिन में ये जो शुरू का जो भाग है इसे इनिशियल सेगमेंट या सीक्वेंशियल सेगमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन मॉलिक्यूल बेसिकली 51 अमीनो एसिड का होता है, लेकिन ये प्री प्रो इंसुलिन बड़ा मॉलिक्यूल होता है जिसमें तकरीबन 108 अमीनो एसिड होते हैं। तो इसके अंदर जो केमिकली एक प्रोटीन्स, ये तकरीबन अमीनो एसिड्स के ही ये पूरा सीक्वेंस होता है, पॉलीपेप्टाइड। तो इनिशियल सेगमेंट एक होता है। उसके बाद जो है एक बीटा चेन होती है, यानी कि बी चेन होती है जिसमें 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह इसमें भी बी चेन होता है, ये भी बी चेन होता है। फिर उसके बाद जो है ए चेन जिसमें के 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, ये ए चेन जिसमें कि 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, और यहाँ पर भी ए चेन। ठीक है, और ये ए और बी को जो कनेक्ट करता है इसे कहते हैं कनेक्टिंग पेप्टाइड या सी पेप्टाइड। तो ये जो इमैच्योर जो केमिकल पाया जाता है इसमें जो है प्री प्रो इंसुलिन में इनिशियल सेगमेंट होता है, बी सेगमेंट होता है, ए सेगमेंट होता है और सी सेगमेंट यानी कि सी पेप्टाइड। तो उसमें फिर प्रो इंसुलिन में जो है ये इनिशियल सेगमेंट कट हो जाने के बाद सिर्फ जो है बी सेगमेंट रहता है, ए सेगमेंट रहता है और बीच में जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो जाते हैं, और ये सी सेगमेंट रहता है यानी कि ए बी सी। और फाइनली जो है ये सी सेगमेंट भी कट हो जाता है। तो मैच्योर इंसुलिन में जो है सिर्फ ए चेन रहेगा और बी चेन रहेगा और दोनों में डाइसल्फाइड बॉन्ड रहेगा। तो बेसिकली इंसुलिन में जस्ट ए चेन, बी चेन और दोनों में डाइसल्फाइड बॉन्ड रहेगा, और ए चेन में भी एक इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो ये जो 51 अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूल है इसे कहते हैं एक्टिव इंसुलिन। ये इनएक्टिव प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स हैं, प्री प्रो इंसुलिन और प्रो इंसुलिन। अभी आते हैं बीटा सेल के स्ट्रक्चर पे।
तो बीटा सेल से कैसे ये सीक्रेट होता है अभी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं आपके सामने एक रफ डायग्राम उतारने वाला हूँ बीटा सेल्स का। तो इस बीटा सेल से ये इंसुलिन मॉलिक्यूल कैसे रिलीज होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये कंसीडर करिए, ये जो है एक बीटा सेल है आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस का, एक सेल है जस्ट, ठीक है। अभी हमने उतने सेल्स देखे थे, ये बीटा सेल है एक, ठीक है। तो जैसे कि एक सेल होता है तो हर सेल में, एक टिपिकल सेल में उसके अंदर देखिए एक न्यूक्लियस होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि बहुत से ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। फिर उसके साथ जो है गोल्जी अपैरेटस होता है। तो इस सेल में भी, बीटा सेल में भी ऐसे विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल्स यानी सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, ठीक है। तो इस बीटा सेल में ये केमिकल इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होता है अभी हम डिस्कस करते हैं। उसे सिंथेसिस कहते हैं, यानी सिंथेसिस यानी कि कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोडक्शन होती है। तो न्यूक्लियस में आप जैसे जानते हैं वहां पे जेनेटिक मटेरियल होता है। तो क्रोमोसोम नंबर 11 यानी कि 11, क्रोमोसोम 11 पे जो शॉर्ट आर्म पर जो जीन है वो सिग्नल देता है डीएनए मॉलिक्यूल्स को। इसके जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल होता है तो उसको जो सिग्नल देता है क्रोमोसोम नंबर 11 जीन कि आप इंसुलिन को प्रोड्यूस करिए, ओके, इंसुलिन के प्रोडक्शन को आप स्टार्ट करिए। तो ये जो सिग्नल होने के बाद जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल से जो है एमआरएनए पैदा हो जाता है। तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, पहला प्रोसेस, यानी डीएनए से जो है एमआरएनए जो पैदा होता है। तो जो एमआरएनए जो पैदा होता है ये न्यूक्लियस से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में बाहर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद ये जो एमआरएनए है साइटोसोल में जाके राइबोसोम से अटैच हो जाता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो जैसे ही ये राइबोसोम्स एमआरएनए से जुड़ जाता है तो सिग्नल मिल जाता है एमआरएनए से आपके राइबोसोम्स को कि प्रोटीन सिंथेसाइज करे, और ट्रांसलेशन प्रोसेस से इस राइबोसोम्स में से फिर से प्रोटीन्स पैदा हो जाना शुरू हो जाता है। तो ये राइबोसोम्स जो है प्रोटीन्स पैदा करते हैं, और ये जो पहला जो प्रोटीन जो केमिकल स्ट्रक्चर पैदा करते हैं इसे इनिशियल सेगमेंट कहते हैं। यानी कि बेसिकली अमाइनो एसिड की एक चेन होती है, तो इसे इनिशियल सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। जब ये पैदा होने के बाद ये राइबोसोम्स जाके जुड़ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ओके। तो जब ये राइबोसोम जुड़ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। और ये जो इनिशियल सेगमेंट का जो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो पैदा हुआ था उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर धकेल देते हैं या अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह बहुत से जो राइबोसोम्स हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लग जाते हैं, और अल्टीमेटली जो मैसेज मिल जाता है ये जीन से कि अभी हमें प्रोटीन मॉलिक्यूल पैदा करना है, तो ये जो धीरे धीरे चेंज बढ़ जाती है और इस प्रकार का स्ट्रक्चर ले लेती है। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होने के बाद ये प्री प्रो इंसुलिन केमिकल, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो तकरीबन 108 अमीनो एसिड का होता है, अंदर प्रोड्यूस है, जिसके अंदर इनिशियल सेगमेंट होता है, बी चेन होता है, ए चेन होता है, कनेक्टिंग पेप्टाइड और सी पेप्टाइड भी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको एंडोपेप्टिडेज कहते हैं, एंडोपेप्टिडेज। तो इनका काम जो होता है पेप्टाइड चेन को कट करना। तो ये क्या करता है एंडोपेप्टिडेज, ये जो प्री प्रो इंसुलिन जो होता है इसको कट कर देता है और ये इनिशियल सेगमेंट को कट कर देता है, और जो ये बचा हुआ मॉलिक्यूल है इसे प्रो इंसुलिन कहते हैं। तो अंदर जो है इनिशियल सेगमेंट को कट करके प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रो इंसुलिन में है ए चेन, बी चेन और सी यानी कि कनेक्टिंग पेप्टाइड। तो उसके अंदर फिर फोल्डिंग होने के बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी जनरेट हो जाते हैं, यानी कि ए और बी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड और ए चेन के बीच में भी एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंट्रा और इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड की पैदावार होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो है प्रो इंसुलिन मॉलिक्यूल वह साइकिल के जरिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलकर सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में जो है
ये मॉलिक्यूल प्रो इंसुलिन रहता है, ठीक है, यानी इंसुलिन मॉलिक्यूल और सी पेप्टाइड जुड़ा हुआ, ठीक है। फिर ये वेसाइकल गोल्जी अपैरेटस से जुड़ के अंदर चला जाता है। तो प्रो इंसुलिन अंदर जाने के बाद यहां पर भी एक एंडोपेप्टिडेसिस होता है। एंडोपेप्टिडेसिस एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को कट कर देता है। तो ये जो कनेक्टिंग पेप्टाइड को कट कर देता है और इंसुलिन को अंदर रिलीज कर देता है। गोल्जी अपैरेटस का फंक्शन होता है प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोटीन्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया था तो उसको अल्टीमेटली जो है इंसुलिन मॉलिक्यूल में ये होता है, और इंसुलिन मॉलिक्यूल फिर वेसाइकल्स के जरिए साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो जो वेसाइकल्स में क्या रहेगा, इसमें इंसुलिन मॉलिक्यूल, उसमें ए चेन, बी चेन और डाइसल्फाइड बॉन्ड और एक सी पेप्टाइड, ठीक है, वो इसके अंदर रहेगा। और ऐसे बहुत से वेसाइकल्स जो है बीटा सेल्स में रह जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बीटा सेल्स के अंदर जो वेसाइकल्स में इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल और सी पेप्टाइड रहते हैं, ये अल्टीमेटली रिलीज होते हैं। वो कैसे होते हैं अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो है जिंक एक केमिकल होता है, उससे जुड़ा हो जाता है इंसुलिन। तो एक जिंक का मॉलिक्यूल जो है तकरीबन 6 इंसुलिन मॉलिक्यूल्स को पकड़ा हुआ होता है, इसे हेक्सामर कहते हैं। ये भी एक पीजी एंट्रेंस क्वेश्चन है, हेक्सामर के यानी हेक्सा यानी 6 मॉलिक्यूल्स को एक साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। फिर ये जिंक मॉलिक्यूल्स के साथ जो इंसुलिन है और जो सी पेप्टाइड है, ये बाहर एक्सोसाइटोसिस से कैसा निकलता है, यानी कि सीक्रेशन, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो होगा भाग 2, ठीक है। तो हम उम्मीद करता हूं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिए। अब भाग 2 में आपसे फिर से मुलाकात होती है। धन्यवाद।